जो एकदम शुरुआती बचपन होता है तब ड्रीम्स का हमारी मेमोरीज पर बहुत एक्सेस होता है। फ्रायड ने ये कहा कि ड्रीम्स जो होते हैं वो हमारे पिछले कुछ दिनों का डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर उसी डेटा को लेकर सोते टाइम हमारे सपनों में चीजें हमें दिखाई जाती हैं। सपनों में ना मेमोरी बहुत अलग तरीके से काम करती है। वो हमारे जो भी कोई एक्सपीरियंस हुए होते हैं उनमें सबसे कम इम्पोर्टेंट चीजों को उठाती है। ये है स्टोरियस और आज हम आपको सुनाएंगे बुक समरी ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स पार्ट 2 बाय सिगमंड फ्रायड। पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी चैप्टर 4 तक, तो आज की बुक समरी की शुरुआत होगी चैप्टर 5 से। तो सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने इस बात पे गौर किया कि जो सपने जो आते हैं उसका सोर्स मटेरियल क्या होता है। क्या इमीडिएटली एक दिन पहले जो गुजरा होता है वो सपनों में आता है या कुछ लंबा टाइम होता है। फ्रायड ने यह बताया कि इमीडिएटली एक दिन पहले का जो टाइम होता है अक्सर वही हमारे ड्रीम्स के सोर्स बनाता है। फ्रायड ने उस दिन को नाम दिया ड्रीम डे। ये चैप्टर उसी के बारे में है कि सपनों का सोर्स कैसे आता है और वो कैसे काम करता है। जैसे कि आपके पूरे दिन में बहुत सारी चीजें हुई हैं, आपके लिए बुक्स इंपॉर्टेंट रही, आपने उनको पढ़ा, लेकिन आपने खाने को इग्नोर कर दिया, तो हो सकता है कि आपके सपने में खाने की चीजें ज्यादा आए। तो ड्रीम जो है वो उपेक्षित मतलब इग्नोर्ड मटेरियल को ज्यादा कंज्यूम करता है। पहले भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स या लोग रहे हैं जिन्होंने ड्रीम्स के बारे में बात की है कि उनका सोर्स क्या है, जैसे कि रॉबर्ट स्ट्रम्पल, हिल्डेब्रांड और विडहेलम। सिगमंड फ्रायड ने अपने कुछ सपनों का रेफरेंस दिया है कि किस तरह से सपने उनके पिछले दिन या सेम डे के डेटा पर बेस्ड थे। जैसे कि एक सपना देखा कि वो किसी मकान के अंदर जाते हैं जिसमें वो बड़ी मुश्किल से एंट्री कर पाते हैं और उनको वहाँ क्या दिखाई देता है कि एक लेडी है जो उनका वेट कर रही है। जब उन्होंने अपने उस ड्रीम का सोर्स पता करना चाहा तो उन्हें पता चला कि उसी दिन वो शाम को एक लेडी रिलेटिव से मिले थे और उस रिलेटिव से बातचीत में उन्होंने पैसे की कुछ बातचीत की थी कि पैसे के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर एक दूसरा सपना था जो एक प्लांट के बारे में था जिस पर उन्होंने सपने में ही कोई राइटअप लिखा। उसका सोर्स ये था कि उसी सुबह उन्होंने एक बुक सेलर की खिड़की में साइक्लामेन प्लांट की कोई स्पीसीज पर एक बुक देखी थी। तीसरा सपना कुछ ऐसा था जिसमें उसे दो औरतें रोड क्रॉस करती हुई दिखाई देती हैं और ये क्लियर था उन दो औरतों में से एक औरत रियल में उनकी कोई पेशेंट थी। उस ड्रीम का सोर्स पता किया तो पता चला कि जब वो उनकी पेशेंट उनसे सेम डे अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रही थी तो उसने बताया कि उसकी मदर किस तरह से उसके ट्रीटमेंट के बीच में काफी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। तो ये सारे सपने कहीं ना कहीं दिन में हुई किसी न किसी घटना से जुड़े हुए थे। तो अपने देखे गए सपनों को एनालाइज करने के बाद और स्टडी करने के बाद सिगमंड फ्रायड ने ये बताया कि सपने जो होते हैं वो या तो ठीक एक दिन पहले जो इवेंट्स हुए होते हैं वहां से अपना सोर्स लेते हैं, लेकिन कुछ ड्रीम्स में सिगमंड फ्रायड ने ये पाया कि सपनों ने अपना सोर्स थोड़ा सा लंबे टाइम की ड्यूरेशन पहले जो कुछ हुआ होता है ना वहां से लिया था। पर यहाँ पर भी उन्होंने अपनी ही थ्योरी को जस्टिफाई किया कि सपने एक दिन पहले ड्रीम डे से ही अपना सोर्स लेते हैं। उन्होंने कहा कि सपनों में बेशक थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन पहले कुछ हुआ होता है वहां से सोर्स लिया हो, लेकिन वो सेम चीज एक दिन पहले जरूर रिपीट हुई होगी, तभी उन सपनों ने उस सोर्स को लिया। कहने का मतलब ये है कि किसी आदमी के साथ में कोई घटना 5 या 6 दिन पहले हुई होती है और वो सपने में उसके आती है तो हो सकता है कि वो सेम इंसिडेंट एक दिन पहले भी रिपीट हुआ हो। इवेंट्स होने में और ड्रीम के बीच का जो डिस्टेंस होता है कि ड्रीम कितने टाइम पहले अपने इवेंट्स से सोर्स को उठाते हैं उसको फ्रायड नहीं बता पाए कि कितने घंटे होते हैं, लेकिन एच एओबोडा ने बताया कि ये डिफरेंस 18 घंटे का होता है। इसी तरह की प्रॉब्लम पर काम करने वाले हैवलॉक इलिस बताते हैं कि वो अपने ड्रीम्स में इस तरह की किसी चीज को नहीं ढूंढ पाए कि कोई चीज एक दिन पहले हुई है और वो सपनों में आ रही है। वो अपने एक सपने का जिक्र करते हैं जिसमें वो अपने आप को स्पेन में पाते हैं और एक ऐसे जगह की जर्नी करना चाहते हैं जिसे डैरोस वरोस या जरोस कहा जाता है। जागने पर उन्हें किसी भी ऐसी जगह के बारे में नहीं पता होता, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्हें जरोस नाम सचमुच याद आ गया। ये एक रेलवे स्टेशन था जो सैन सेबेस्टियन और बिलबाओ सिटीज के बीच में पड़ा था, जहां से वो सपने के दिन से 8 महीने पहले गुजरे थे, मतलब कि लगभग 250 दिन। उनका कहना तो यही था कि सपने जो हैं वो आपकी लाइफ के किसी भी पल से अपना सोर्स मटेरियल उठा सकते हैं। लेकिन तब भी सिगमंड फ्रायड अपनी हाल फिलहाल की मेमोरीज को ही प्रायोरिटी क्यों देते हैं? तो चलिए अब हम उस ड्रीम के बारे में डिस्कस करते हैं।
जो सिगमंड फ्राइड ने एक प्लांट के बारे में देखा था। जिस रात सिगमंड फ्राइड को सपना आया, उस सुबह उसने एक बुक सेलर के यहाँ पर एक बुक को देखा था जिसका टाइटल था साइक्लेमन स्पीसीज, जो उस प्लांट के बारे में लिखे राइटअप्स का कलेक्शन लग रही थी। दूसरी ओर साइक्लेमन सिगमंड फ्राइड की वाइफ का फेवरेट फ्लावर भी था और उससे एक किस्सा भी जुड़ा हुआ था। जब भी उसकी वाइफ उसे वो साइक्लेमन फ्लावर लाने के लिए कहती, हमेशा वो भूल जाता था। ये तो एक फैक्ट था, या यूं कहे कि एक रॉ मटेरियल था ड्रीम के लिए। अब दूसरा था कि सच में सिगमंड फ्राइड ने कभी बहुत पहले एक प्लांट पर राइटअप लिखा था, लेकिन वो प्लांट साइक्लेमन नहीं बल्कि वो कीका था। सिगमंड फ्राइड ने पहले भी बात की थी एक प्रिंसिपल की, जिसमें ये कहा गया था कि ड्रीम्स जो होते हैं वो इग्नोर्ड फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं और उनसे अपने सपनों को जनरेट करते हैं, लेकिन बाद में अपने सिद्धांत पर उनका कहना यह है कि ये सिद्धांत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिन के टाइम जो बात हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है वही हमारे ड्रीम थॉट्स पर भी हावी रहती है, और उन्हीं मैटर्स में हम सपने देखते हैं जिन्होंने दिन के दौरान हमारे थॉट्स को डेवलप किया है। तो यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने जो सपना देखा वो किसी एक इवेंट पर बेस्ड नहीं था। पहले कभी उसने कोई ऐसे लिखा था किसी प्लांट के ऊपर, लेकिन वो प्लांट कोई और था, और ठीक एक दिन पहले उसने साइक्लेमन प्लांट की बुक देखी जिससे कि उसकी सेम मेमोरी फिर से एक्टिव हो गई। और यही रीजन था कि रात को उसको प्लांट पर राइटअप लिखने का सपना आया। तो इस तरह से किसी एक ड्रीम को बनाने में थॉट्स के दो सर्कल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, और अगर किसी वजह से दो मेमोरीज आपस में मर्ज ना हो पाए या कनेक्ट ना हो पाए तो ड्रीम्स किन्हीं दूसरी मेमोरीज को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हमारा ब्रेन काफी रहस्यमयी है जिसे आज तक भी लोग नहीं जान पाए हैं। सिगमंड फ्राइड की तरह से ही आज तक दुनिया में बहुत लोग ड्रीम्स पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड में जो बातें चलती रहती हैं उनका हमें पता होता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इसका हमें आइडिया नहीं होता। अब एक दूसरी कंडीशन आती है कि बचपन में बच्चों को सपने कैसे दिखते हैं, वो कैसे जनरेट होते हैं। एडल्ट होने पर जो सपने हमें दिखाई देते हैं कई बार वो हमारे बचपन से दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे एक डॉक्टर ने सिगमंड फ्राइड को ये बताया कि उसको एक येलो लायन बचपन से दिखाई दे रहा है सपनों में। जब उस सपने के सोर्स को ढूंढा गया तो पता चला कि उस डॉक्टर के पास बचपन में एक शेर का टॉय होता था जो कि येलो कलर का था, लेकिन उस टॉय को डॉक्टर भूल चुका था, पर उसे यह याद था कि उसके सपने में एक येलो लायन आता है जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका था। कई बार जब हम बड़े होते हैं तब तक हम अपनी बचपन की मेमोरीज को भूल चुके होते हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। अब जब भी हमें बड़े होने पर सपने आते हैं तो हो सकता है कि वो हमारी बचपन की किसी भूली हुई मेमोरी से जुड़े हुए हों। चाइल्डहुड मेमोरीज का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर काफी लंबे टाइम तक रहता है, या यूं कहें कि लाइफ लॉन्ग रहता है। सिगमंड फ्राइड ये बताते हैं कि जब उन्हें पढ़ना आ गया था तब उन्होंने सबसे पहली किताब पढ़ी थी कंसुलेट एंड एम्पायर। इस किताब के इंपीरियल मार्शलों के नाम सिगमंड फ्राइड को पूरी लाइफ याद रहे। बचपन की बहुत सारी बचकानी बातों का रिलेशन हमारे सपनों से हो सकता है। सिगमंड फ्राइड ने अपनी एक पेशेंट, एक लेडी के सपने से इस बात को समझाया है। सपना कुछ इस तरह से था कि वो लेडी जल्दी जल्दी कुछ खरीदारी करने जाती है। वियना में एक गली का नाम है गार्डन। वो वहां पर धीरे धीरे अपने घुटनों के बल बैठ जाती है, जैसे उसके घुटने जवाब दे गए हों। उसके चारों ओर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, स्पेशली टैक्सी ड्राइवर्स। इस सपने में वो लेडी घुटनों के बल बैठे हुए दोबारा फिर से उठने में मुश्किल महसूस कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो खड़ी हो जाती है और उसे एक टैक्सी में बिठा दिया जाता है। वो टैक्सी उसे घर छोड़ देती है। उसके घर पहुंचने के बाद एक बड़ी और भरी हुई टोकरी खिड़की में से उसके कमरे में कोई फेंक देता है। ये सपना कुछ इस तरह से है कि उस लेडी को हमेशा सपनों में परेशान किया जाता है, जैसा कि उसके बचपन में उसे परेशान किया जाता था। सपने में जैसे पहली कंडीशन है कि वो गिरी हुई है, तो साफ तौर पर गिरे हुए घोड़े के सीन से ली गई है। घुटनों के बल बैठ जाना किसी हॉर्स राइडिंग की तरफ इंडिकेट करता है। जब वो यंग थी तब वो एक अच्छी हॉर्स राइडर थी, और गिरने वाला जो इंसिडेंट है वो उसके चाइल्डहुड के एक इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है। एक बार एक 17 साल का लड़का सड़क पर गिर जाता है क्योंकि उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। फिर उसे टैक्सी में डालकर ले जाया जाता है।
ये बात उस लेडी को बचपन में सिर्फ बताई गई थी, मतलब कि उसने सिर्फ सुना था। जब उसने मिर्गी के अटैक के बारे में सुना तो उसके दिमाग पर बहुत इम्पैक्ट हुआ था। बाद में वो इसी वजह से हिस्टीरिया से डायग्नोस्ड हुई थी। जब भी कोई लेडी गिरने का सपना देखती है तो कई बार ये ऐसा लगता है कि वो खुद को लोअर कैटेगरी में समझ रही है, और वो जो टोकरी उसकी खिड़की से गिरती है वो एक तरह से ये इंडिकेट करती है कि वो शहर से दूर रहती है, जहां से बार बार उसे टोकरी में भरकर सामान लाना होता है। साथ ही वो टोकरी किसी सर्वेंट का भी प्रतीक है। ये उसके बचपन की उस किचन बनाने वाली सर्वेंट की याद से जुड़ी हो सकती है, जिसे चोरी के आरोप में निकाल दिया गया था और जिसने घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगी थी। जब सर्वेंट को निकाला गया था तब ये लेडी 12 साल की थी, लेकिन टोकरी को अंदर की तरफ फेंकने वाली बात का रिलेशन किसी और चीज से भी है। सपने में टोकरी के फेंके जाना दिखाना ये एक तरह से एक ट्रेडिशन से जुड़ा है, जिसमें जर्मनी के गांव के लोग अपनी लवर का दिल जीतने के लिए उसकी बेडरूम की खिड़की से प्रपोज करते हैं। सिगमंड फ्राइड ये बताते हैं कि उनके पास ढेरों सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो उनके पेशेंट्स ने उन्हें बताए थे, जिनकी स्टडी करने पर उन्होंने पाया कि उनके सपने बचपन की यादों से काफी हद तक जुड़े हुए थे। बचपन में शुरुआती 3 सालों की जो यादें होती हैं, या तो वो बिल्कुल याद नहीं रहती, या रहती भी हैं तो बड़ी धुंधली सी या कंफ्यूज करने वाली होती हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। इन मेमोरीज को नॉर्मल ड्रीम्स पर इम्प्लीमेंट करना एक कंट्रोवर्शियल प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि नॉर्मल ड्रीम या तो स्पेशली एबल्ड लोगों के होते हैं या हिस्टीरिया से डायग्नोस्ड लोगों के। ऐसे लोगों के सपने काफी बचकाने सीन दिखाने वाले हो सकते हैं। नॉर्मल लोगों को आने वाले सपनों से इनके सपने थोड़े से अजीब हो सकते हैं। सिगमंड फ्रायड अपने बचपन के भुला दिए गए एक्सपीरियंसेस में से निकलकर आए कई सपनों में से एक सपने को एक्सप्लेन करते हैं। एक जर्नी से लौटकर वो थोड़े थके हुए और भूखे ही सो जाते हैं। तब लाइफ की पहली प्रायोरिटी यानी कि भूख ने नींद में ही अपनी डिमांड उठानी शुरू कर दी। फ्रायड ने सपना देखा कि वो कुछ पुडिंग लेने के लिए किचन में जाते हैं। वहाँ 3 लेडीज खड़ी हैं, जिनमें से एक अपने हाथों से कुछ आटे की लोई जैसी चीज बना रही है। वो फ्रायड से कहती है कि उसका काम पूरा हो जाने तक फ्रायड को वेट करना होगा। फ्रायड थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाता है और डिसरेस्पेक्टेड महसूस करता हुआ वहां से चला जाता है। फिर वो एक ओवरकोट को पहनने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे पहले वो जिस ओवरकोट को ट्राई करता है वो काफी लंबा होता है। फिर वो उसे उतार देता है, लेकिन उसे सरप्राइज ये होता है कि ओवरकोट रोएदार चमड़े का बना हुआ है। दूसरे वाले ओवरकोट में टर्किश डिजाइन से सिली हुई लंबी पट्टियां हैं। तभी लंबे चेहरे और छोटी नुकीली दाढ़ी वाला एक अजनबी आदमी वहां आता है और उसे ओवरकोट पहनने से रोकता है। तो फ्रायड उसे दिखाता है कि उस ओवरकोट में बहुत सारी टर्किश कशीदाकारी की हुई है। इस पर वो आदमी पूछता है, इस कशीदाकारी से तुम्हें क्या लेना देना? लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोनों फ्रेंडली हो जाते हैं। इस ड्रीम के एनालाइजेशन में फ्रायड ने पाया कि उसे अपना वो पहला नोवेल याद आ गया जो उसने तब पढ़ा था जब वो बहुत छोटा था और उसने पढ़ना शुरू किया था। तब वो 13 साल का था। उसे उस नोवेल का नाम या उसके राइटर का नाम कभी याद नहीं आया, लेकिन उस नोवेल की एंडिंग उसके दिमाग में बसी रही। उस नोवेल का हीरो पागल हो जाता है और 3 औरतों का नाम लगातार बोलता रहता है, जो उसकी लाइफ में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख लेकर आई थीं। इनमें से एक का नाम था पेलागी। वो तीनों औरतें किसी भी आदमी का लक बनाने वाली के रूप में आई थीं, जिनमें से एक है जो घर की मालकिन है, माँ है जो बच्चों को पालती पोसती है। दूसरी जो अपने हाथों में लोई जैसी कोई चीज बना रही है, वो भाग्य का एक स्ट्रेंज काम है और इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इसकी एक्सप्लेनेशन फ्रायड ने कुछ इस तरह से की है कि उसके बचपन की स्टार्टिंग की मेमोरी शामिल हो जाती हैं। फ्रायड बताते हैं कि जब वो 6 साल के थे और माँ से लाइफ के पहले लेसन सीख रहे थे, तब उन्हें इस बात पर विश्वास करने के लिए कहा गया कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। पर यह बात उनके गले नहीं उतरी। उन्होंने इस बात पर डाउट शो किया। तब उनकी माँ ने अपनी हथेलियों को कुछ इस तरह रगड़ा था जैसे वो कोई लोई बना रही हूँ। उनके हाथ में कोई गुथा हुआ आटा नहीं था
और फिर इस रगड़ने से हथेली से उतरी हुई मैल मिट्टी की काली काली बत्तियां सी दिखने लगी। फ्रायड की माँ ने ऐसा इसलिए किया था ताकि फ्रायड को लगने लगे कि हम मिट्टी से बने हैं, और वो बात उनके मन में घर कर गई। सपने में वो जिस औरत के पास किचन में गए थे वो ठीक वैसे ही था जैसे बचपन में वो अपनी माँ के पास जाया करते थे जब उन्हें भूख लगती थी। सपने में भी फ्रायड को वेट करने के लिए कहा गया, जैसा कि उनकी माँ उन्हें इंतजार करने के लिए कहती थी जब तक खाना नहीं बन जाता था। इस तरह से सिगमंड फ्रायड ने अपने सपनों को टुकड़ों टुकड़ों में एक्सप्लेन किया। उन्होंने जो उस ओवरकोट के ऊपर कशीदाकारी देखी थी उस सपने के बारे में भी बात की। लंबे चेहरे और नुकीली दाढ़ी वाला वो स्ट्रेंज आदमी जिसने फ्रायड को ओवरकोट पहनने से मना किया था, एक्चुअल में वो किसी दुकानदार से मिलता जुलता था जिससे फ्रायड की वाइफ बहुत सारे टर्किश क्लॉथ्स खरीदा करती थी। सिगमंड फ्रायड अपनी इस बात पर जोर देते हैं कि जो भी सपने देखे जाते हैं उसमें से बहुत सारे मतलब निकलते हैं, और हर मतलब जो होता है वो किसी न किसी इच्छा को पूरा करने से जुड़ा होता है, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 की स्टार्टिंग में और पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था। सिगमंड फ्रायड आगे बॉडी सोर्स की बात करते हैं जो ड्रीम्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि खराब पेट की वजह से उन्हें सपने आते हैं, या फिर कोइंसिडेंटली हम किसी एक कंडीशन में सो जाते हैं तो हमें एक तरह के सपने आते हैं। स्टार्टिंग चैप्टर्स में हमने ड्रीम्स के बनने में बॉडी फैक्टर्स के ऊपर साइंटिफिक राइटर्स की राय के बारे में एक्सप्लेन किया था। बॉडी फैक्टर्स 3 तरीके से पहचाने गए हैं। बाहरी सेंसिटिव फैक्टर जिसकी शुरुआत किसी बाहरी चीज से होती है, सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स की एक्साइटमेंट की इंटरनल कंडीशन जिसमें केवल इमेजिनेशन फैक्टर्स होते हैं, और बॉडी के भीतर से उठ रहे दूसरे बॉडी फैक्टर्स होते हैं। इन बॉडीली फैक्टर्स की ओर से किए गए दावों की जांच में फ्रायड ने ये पाया कि सेंसिटिव पार्ट्स की आउटर सेंसेशंस को यूज के दौरान भी देखा गया, और इसकी कंफर्मेशन भी हुई, भले ही वो नींद के दौरान का कोई इत्तेफाकन फैक्टर रहा हो या कोई ऐसा फैक्टर रहा हो जिसे इन ड्रीम इमेजेस से और अंदर के बॉडी फैक्टर्स के सोए हुए रिलेशन से अलग न किया गया हो। साथ ही फ्रायड ने यह पाया कि इमेजिनेटिव सेंसिटिव फैक्टर्स द्वारा निभाया गया कोई भी रोल नींद में सेम सेंसिटिव इमेजेस को दिखाता है। इन ड्रीम इमेजेस और इंटरनल फैक्टर्स की धारणा के मोटे तौर पर एक्सेप्ट कर लिए गए रिलेशन को भले ही पूरी तरह न दिखाया जा सकता हो, फिर भी हमारी ड्रीम स्टोरी पर हावी रहने वाले हमारे डाइजेस्टिव और प्राइवेट पार्ट्स की सेंसिटिविटी सपनों के लिए जिम्मेदार होती है। इस तरह से मेंटल फैक्टर्स और बॉडी फैक्टर्स दोनों ही सपनों के लिए सोर्स की तरह काम करते हैं। इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स का ये पार्ट भी यहाँ पर खत्म होता है। आगे और भी कई सारे पार्ट्स आएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। आपको बुक समरीज कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। अगर आप स्टोरीज पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।